वेलकम टू जेड ब्लैक व्हील्स। मारुति की नई कार विक्टोरिस लॉन्च हुई है अभी, और आज हम उसी का एक्सटीरियर और इंटीरियर रिव्यू करेंगे। ब्रेजा और ग्रैंड विटारा होने के बावजूद एक और नई कार इसी सेगमेंट में डालना इस सेगमेंट को और कॉम्पिटिटिव बना रहा है, और मारुति ने इसके प्राइसेस भी बहुत कॉम्पिटिटिव रखे हैं। 10.5 लाख से शुरू होते हैं इसके प्राइसेस और लगभग 20 लाख तक जाते हैं। ये एक्स शोरूम प्राइसेस है, और बहुत सारे ट्रांसमिशंस भी दिए गए हैं। मैनुअल है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में भी टॉर्क कन्वर्टर भी ले सकते हो, ईसीवीटी भी ले सकते हो। प्लस इन टर्म्स ऑफ फ्यूल सीएनजी का ऑप्शंस हैं, हाइब्रिड के ऑप्शंस हैं, और पेट्रोल तो है ही। तो लेकिन आज हम रिव्यू करेंगे सीएनजी को, और उसका भी बेस मॉडल जो कि है विक्टोरिस एलएक्सआई सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन 2 व्हील ड्राइव। एक्सटीरियर में डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ दिस कार या विक्टोरिस की लेंथ कहें तो 4360 mm है, 4360 mm, और विड्थ है 1795 mm, हाइट है 1655 और व्हील बेस है 2600 mm। ग्रैंड विटारा से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स में ये सेम ही है। हार्डली 10 से 15 mm का फर्क है हाइट में, और विड्थ में तो 5 mm का ही फर्क है। लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो इतने पोलराइजिंग नहीं है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये पसंद आ ही जाएंगे। ऐसे ही मारुति कार को उसके डिजाइन को लेकर लोगों को इतनी शिकायत नहीं होती, क्योंकि माइलेज से सबको फर्क पड़ता है और वो उस मामले में रेस जीती जाते हैं। तो इसमें मिलेंगे हैलोजन हेडलैम्प्स, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। एलईडी नहीं मिलेंगे, वो टॉप एंड में ही मिलेंगे। सेंटर में सुजुकी का लोगो और ये क्रोम लाइन। तो ये क्रोम लाइन टॉप मॉडल में भी अवेलेबल है, और कोई ये कनेक्टेड डीआरएल जैसी दिखती है टॉप मॉडल में, पर ये है नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्रोम का काम है। नीचे इसके बम्पर के डिजाइन एलिमेंट की बात करें तो थोड़ा बहुत स्पोर्टी लुक देता है और ईवी जैसा लुक भी देता है, क्योंकि ये ग्रिल्स कहीं ना कहीं इन्होंने अब छोटी करनी स्टार्ट कर दी है, हटाई दी है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दी है। फॉग लैंप्स इसमें नहीं मिलेंगे, और कोई फ्रंट सेंसर नहीं है, कोई फ्रंट पार्क कैमरा नहीं है, रेडार वगैरह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस मॉडल है। एडास अवेलेबल इस कार में इंट्रोड्यूस किया है सुजुकी ने, पर वो टॉप मॉडल में मिलेगा। बेस मॉडल में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो नहीं है इसमें। हाँ, इसमें जो एयर वेंट्स दिए गए हैं बम्पर में वो फंक्शनल है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसका जो डिजाइन है वो फ्रंट से बी पिलर तक तो लगता है कि कुछ जाना पहचाना है, ग्रैंड विटारा या ब्रेजा जैसा लगेगा। लास्ट में जाके कुछ नया एलिमेंट लगता है। ये जो इन्होंने स्लांट दिया है, स्लोप दी है लास्ट में, वो थोड़ा नया लगता है। अदरवाइज शुरू वाला पार्ट तो आप कहीं ना कहीं रिजेंबल करवा सकते हो ग्रैंड विटारा से या ब्रेजा से। ओवरऑल डिटेल में इसकी बात करें तो सबसे पहले तो व्हील्स की बात करेंगे। इसका साइज है 215/60R17। सो व्हील्स जो है वो 17 इंच के हैं, पर ये बेस मॉडल है तो इसमें अलॉय नहीं मिलेंगे, इसमें व्हील कवर मिलेंगे। व्हील आर्चेस के पास क्लैडिंग दी गई है, और ORVMs बॉडी कलर्ड नहीं है, पर इंडिकेटर दिए गए हैं। प्लस ये ऑटो फोल्ड भी नहीं है, लेकिन इसके कंट्रोल्स आपको अंदर मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकली इसको एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते हो, वो तो हाथ से ही करना पड़ेगा। रही बात डोर हैंडल्स की, तो वो भी बॉडी कलर्ड नहीं है, पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, जिसका मतलब कीलेस एंट्री इसमें भी मिल जाएगी, और स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाएगा। तो वो फिर एक अच्छा फीचर इन्होंने बेस मॉडल में ही दे दिया, अच्छी बात है। बाकी पीछे डोर हैंडल सेम है, और ओवरऑल डिज़ाइन बात करूं तो मैंने जैसे पहले बताया था, कहीं ना कहीं ब्रेजा और विटारा दोनों का मिक्सचर सा लगता है बी पिलर तक। टायर में एक और बात बतानी थी कि जो डिस्क ब्रेक है वो चारों में ही स्टैंडर्ड है। और फर्दर इसकी सेफ्टी की भी यहीं से ही बात कर लेते हैं, जब डिस्क ब्रेक की बात हो गई है तो सेफ्टी के मामले में भी ये कार ने 5 स्टार मिले हैं इसको, ग्लोबल एनकैप में और भारत एनकैप में भी। तो वो मारुति के लिए तो डेफिनेटली एक बड़ी बात है। प्लस इसमें स्टैंडर्ड है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना है, और जो ये दिखाता है कि मारुति ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की इस यहाँ पे। और विंडशील्ड की बात करेंगे तो इस पे डिफोगर है, जो सर्दियों में काफ़ी सही काम करेगा। नेगेटिव सेम विंड स्क्रीन से रिलेटेड ये है कि उसमें वाइपर वॉशर नहीं है, तो वो एक इश्यू हो जाएगा। रही बात इसकी टेल लाइट की, तो कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है इसमें, सिर्फ साइड की लाइट्स ही फंक्शनल है।
कनेक्टेड, और ये बीच की जो भी है ये डमी है एक तरीके से। सेंटर में इसके सुजुकी का लोगो है, फिर विक्टोरियस की बैजिंग, नीचे उसके लाइसेंस प्लेट नंबर की जगह। इसके बम्पर पे 4 सेंसर मिलेंगे, रियर पार्किंग सेंसर, बट देयर इज नो कैमरा, रियर व्यू कैमरा नहीं, रियर कैमरा नहीं मिलेगा, जो शायद देना चाहिए था मुझे लगा, क्योंकि इतनी बड़ी कार है, उसको रिवर्स करते टाइम कैमरा एक अच्छी तरीके से असिस्ट कर सकता है, एक अच्छा आइडिया दे सकता है कितनी स्पेस बची है, क्या है पीछे, ऑब्स्टेकल है या नहीं है। मुझे लगता है बेस वेरिएंट में कैमरा तो दे देना चाहिए। रही बात इसके दूसरे साइड प्रोफाइल की, तो इसमें बाकी सब तो सिमिलर ही रहेगा, बस एक टैंक, फ्यूल टैंक की बात कर सकते हैं। इसमें फ्यूल टैंक दो फ्यूल ऑप्शंस हैं, पेट्रोल और सीएनजी। तो सीएनजी में हमें मतलब विक्टोरियस में 55 लीटर्स का टैंक मिलेगा, जो 10 to 12 केजीज का हो जाएगा। इन किलोग्राम की बात करें तो 10 से 12 किलो गैस आ जाएगी इसमें। और क्लेम माइलेज है 27 किलोमीटर पर किलोग्राम। और पेट्रोल की बात करें तो 55 लीटर का टैंक है और उसकी क्लेम माइलेज है 21 किलोमीटर पर लीटर। माइलेज के मामले में तो मारुति को या सुजुकी को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो किंग है उसके मामले में। साइड प्रोफाइल की फर्दर बात करें तो इसमें टॉप पे कोई सनरूफ नहीं है और रूफ रेल्स भी नहीं है। इसकी बूट को और चेक कर लेते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो क्योंकि इसका सीएनजी टैंक बाहर नीचे की तरफ लगा दिया है, तो अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। कॉम्प्रोमाइज कम है, इससे कम बूट स्पेस तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में है, क्योंकि उसमें बैटरी थोड़ी ऊपर लगती है। और पर इसमें कोई पार्सल ट्रे नहीं आती है और नीचे कोई स्पेयर व्हील भी नहीं है। पंचर रिपेयर किट मिलती है, जो एक्चुअली में गलत है। स्पेयर व्हील तो देना चाहिए, स्पेयर व्हील एज एन एक्सेसरी ले सकते हो वैसे आप, अगर आपको चाहिए तो। पर ओवरऑल सीएनजी कार में जो बूट स्पेस की प्रॉब्लम आती थी उसको तो मारुति सुजुकी ने काफी हद तक सोल्व कर ही दिया है, तो उसके लिए तो मारुति को नंबर मिलना ही चाहिए। चलते हैं सेकंड रो में, तो वही सेम डोर पैनल में तो ब्लैक आइवरी थीम, पियानो ब्लैक फिनिश, फैब्रिक का काम और पावर विंडो के ऑप्शंस। स्पीकर्स नहीं है, जैसा कि बताया था फ्रंट में ही 2 स्पीकर दिए हुए हैं इस बेस मॉडल में, और कोई पीछे स्पीकर नहीं है। सीट्स में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट अवेलेबल, 2 ग्लास होल्डर, और तीनों पैसेंजर्स के लिए या तीनों सीट्स के लिए सीट बेल्ट दी गई हैं, जो कि एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। अंदर बैठने के बाद आपको दिखाई देंगे एसी के रियर वेंट्स। एसी वेंट्स का आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हो, उसका ब्लोअर स्पीड नहीं कंट्रोल कर सकते। रही बात लेग रूम नी रूम की, तो नी रूम डिसेंट है, लेग रूम इज स्टिल बेटर, नी रूम से तो ज़्यादा ही है। थाई सपोर्ट भी ठीक है, और क्योंकि ये एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है भले ही, पर इसमें हेडरेस्ट अच्छा मिल जाएगा। नॉर्मल 5 फुट 8 इंच के और 6 फुट तक के इंसान के लिए तो काफ़ी सही है, हेडरूम रहेगा। इसके बाद बाकी फीचर्स की रियर में तो रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, और बाकी तो कुछ खास इसमें नहीं है, इतने ही फीचर्स हैं पीछे। चलते हैं इसके इंटीरियर्स में। रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करेंगे और कीलेस एंट्री हो जाएगी। डोर पैनल की बात करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें मिलेगा ब्लैक एंड आइवरी थीम, कुछ पियानो ब्लैक के टचेस मिलेंगे, स्पेशली डोर लैचेस के पास। फैब्रिक मिलेगा पावर विंडोज कंट्रोल के पास। और फीचर्स की बात करें तो पावर विंडो से कंट्रोल मिलेंगे, लॉक अनलॉक बटन, ORVMs के कंट्रोल्स एडजस्ट करने के, स्पीकर सिस्टम मिलेंगे, पर इसमें सिर्फ 2 ही स्पीकर अब मिलते हैं, 4 स्पीकर नहीं मिलेंगे। ट्विटर के कटआउट दिए गए हैं, पर उसमें ट्विटर है नहीं। ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करते हैं, ड्राइवर साइड पे स्टार्ट स्टॉप का बटन, नीचे कुछ बटन दिए हैं जिसमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, सीएनजी से पेट्रोल स्विच कर सकते हैं, और हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं, तो इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन दिए गए हैं, रीच के लिए और एडजस्ट करने के लिए। कंट्रोल्स की बात करें इस पे, तो मीडिया कंट्रोल्स तो दिए हैं, वॉल्यूम बटन और फोन पिकअप करना, ड्रॉ और कॉल हैंग करना, वो सब अवेलेबल है, और क्रूज कंट्रोल जैसे कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसके पीछे वाइपर्स के कंट्रोल लेफ्ट में और राइट में है, हेडलैम्प्स के कंट्रोल। ऑटोमेटिक और जैसा कुछ भी नहीं है, मैनुअल कंट्रोल है नॉर्मली। रही बात इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो भी एनालॉग है, बेस मॉडल में एनालॉग ही मिलेगा, डिजिटल के लिए टॉप मॉडल में मिलेगा मतलब। और जो भी इसमें स्क्रीन है वो छोटी सी MID दी गई है, उसमें बाकी की सारी फंक्शंस कार से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे।
इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो बेस वेरिएंट में ही टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि 7 इंच की है। ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल में 10 इंच की मिलती है, अदरवाइज बाकी सारे मॉडल्स में ये 7 इंच की ही मिलेगी। रही बात इसके फीचर्स की, तो इसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं कनेक्टिविटी के, एंड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और ओवरऑल यूज़र इंटरफेस इसका ठीक है। और एक और अच्छी फीचर जो इसमें है वो है कि बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बाकी जो कार का डैशबोर्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का मिलेगा, कोई इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ नहीं किया है। हाँ, ब्लैक और आइवरी थीम यूज़ की है तो वो दिखने में अच्छा लग रहा है। एसी कंट्रोल्स के नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, USB पोर्ट मिलेगा, और पर इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हमें गियर 5 स्पीड गियर सिस्टम में दिखाई देगा, मैनुअल है क्योंकि ये CNG मैनुअल में ही अवेलेबल है यहाँ पे। बाद हैंड ब्रेक है, कोई मैनुअली कंट्रोल करना है हैंड ब्रेक को, उसके और आर्म रेस्ट भी दिया है। ओवरऑल सीटिंग पोजीशन की बात करें तो एक अच्छा अपराइट स्टांस मिलेगा इसमें, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर मिलेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत नीचे बैठ गए हो, ये तो ये मतलब बस नाम की कॉम्पैक्ट SUV बना दी है, नहीं, एक थोड़ा फील आएगा कि आप थोड़ी सी हाइट पे बैठे हो। की और बात कर लेते हैं। वैसे तो सबको पता ही है कि मारुति जल्दी से या सुजुकी जल्दी से इंजन्स में छेड़खानी नहीं करती, सेम ही इंजन सब जगह पे लगाया हुआ है इन्होंने, ब्रेजा हो, ग्रैंड विटारा हो, इसमें भी सेम वही इंजन मिल रहा है। CNG मोड की बात करें तो इसमें मिलेगा 87 bhp पावर जनरेट करने वाला 1.5 लीटर का इंजन, जो 121.5 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी जनरेट करेगा। वहीं पेट्रोल में अगर उसको ड्राइव करोगे तो वो 100 bhp की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क पर जनरेट करेगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मारुति विक्टोरिस LXi CNG का बेस जो कि बेस वेरिएंट है वो 11,49,900 रुपए का है, एक्स शोरूम प्राइस, या 11.5 लाख रुपए बोलो। और ओवरऑल सारे टैक्स वगैरह लगा के हरियाणा में ये 12,70,000 का ऑन रोड पड़ना चाहिए ये, पर इसमें आप कुछ अगर डिस्काउंट ले पाओगे तो ये लगभग 12.5 लाख तक का तो मिल ही जाएगा। 11.5 लाख रुपए में फीचर्स और एक बड़ी कार के हिसाब से तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मारुति ने बाकी सेगमेंट में दूसरी कारों को ही नहीं, अपनी कार को भी कंपटीशन दे ही दिया है, ब्रेजा और विटारा दोनों को ही। विटारा तो खैर इससे भी महंगी पड़ती है, और ब्रेजा को भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है मारुति ने। फाइनली अगर इसके रिव्यू को मुझे कंक्लूड करना हो या सम अप करना हो तो एक्सटीरियर में तो डेफिनेटली मारुति ने अच्छा काम किया है, कार एकदम नई लगती है। बाकी सारे वेरिएंट से ग्रैंड विटारा हो या ब्रेजा हो या कोई और कार हो, उससे अलग तो लगती है, भले ही सेम लग सकती है थोड़ा थोड़ा, पर अलग लगती है, एक नया प्रोडक्ट लगता है। इंटीरियर की बात करेंगे तो उसमें पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, उसमें नॉर्मल वे में बोलूँ तो ऐसा लगता है कि जोड़ तोड़ के बनाई है, स्पेशली जो सेंटर कंसोल है वो तो ऐसा लगता है कि ब्रेजा का उठा के लगा दिया है। और रही बात इंजन की तो वो तो चेंज ही नहीं किया इन्होंने, सब कुछ सेम ही है, तो बस लगता है कॉस्मेटिक्स चेंजेस ही हैं। पर ओवरऑल कार मारुति की है, रिलायबल है, सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये बेस वेरिएंट और कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अच्छा लगा अगर वीडियो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।